बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर पायरेट इमरान सीरीज। तुमने जहां जाना हो मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर दूंगा। टाइगर ने राना हाउस से बाहर निकलते ही कार की साइड सीट पर बैठते हुए रोजी रॉस्कल से मुखातिब होकर कहा, क्या मतलब? क्या तुम इस ज्वेलर के पास नहीं जाओगे जिसका जॉनसन ने बताया है? रोजी ने हैरान होकर कहा, नहीं, बॉस अब खुद ही उसे डील करेगा। उसने कहा, हम इस सिलसिले में मजीद कुछ ना करेंगे। टाइगर ने कहा, लेकिन वो तुम्हारा बॉस है, मेरा तो नहीं है, इसलिए मैं तो ज्वेलर्स मार्केट पर ड्रॉप कर दो। रोजी ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए यही बेहतर है। टाइगर ने बड़बड़ाते हुए कहा और कार आगे बढ़ा दी। टाइगर अपने कमरे में बैठा आराम कर रहा था कि रोजी रॉस्कल अंदर दाखिल हुई। तुम यहाँ क्यों आ गई हो? क्या तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती? टाइगर ने गुर्राते हुए कहा, छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। रोजी रॉस्कल ने बड़े इत्मीनान से टाइगर के पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा, सॉरी, ये काम मैं नहीं कर सकता। टाइगर ने जवाब दिया, तो फिर भुगतो, और ये सुन लो कि ये मेरा मूड है कि मैंने तुम्हारी गुर्राहट बर्दाश्त कर ली है, वरना अगर मेरा मूड ना होता तो अब तक तुम्हारी भतीसी फर्श पर पड़ी होती और तुम मुंह उठाए किसी गीदड़ की तरह खड़े नजर आते। रोजी ने कहा, तुम पहले बताओ कि तुम आई क्यों हो? टाइगर ने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल करते हुए कहा, वरना इसका दिल तो चाह रहा था कि वो इमरान की हिदायत को नजरअंदाज करके जेब से मशीन पिस्टल निकाले और पूरा मैगजीन रोजी पर खाली कर दे। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारा बॉस वाकई अहमक है। रोजी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे इसके हलक से बेख्तियार चीख निकली और वो कुर्सी समेत उछलकर नीचे जा गिरी। टाइगर से बर्दाश्त न हो सका था, इसलिए इसका बाजू बेख्तियार घूम गया था। लेकिन दूसरा लम्हा टाइगर के लिए भी इंतहाई हैरत अंगेज साबित हुआ। जब चीखती हुई रोजी नीचे गिरी और फिर वो किसी खुले हुए स्प्रिंग की तरह उछली, और इसके साथ ही टाइगर जो इसके चेहरे पर जब लगा कर इत्मीनान से खड़ा था, उलट कर बेड पर जा गिरा। रोजी उछल कर इससे इस अंदाज में टकराई थी कि वो इसे साथ लेती हुई बेड पर गिरी थी, लेकिन टाइगर का ऊपर का आधा जिस्म बेड पर गिरा था, जबकि बाकी आधा जिस्म नीचे लटक रहा था। रोजी ने नीचे गिरते ही कलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे उछलकर बेड की दूसरी तरफ जा खड़ी हुई। जैसे ही रोजी उछली, टाइगर ने यकलख्त उल्टी कलाबाजी खाई और इसके साथ ही रोजी एक बार फिर चीखती हुई हवा में उड़कर एक जोरदार धमाके से सामने फर्श पर जा गिरी। टाइगर का आधा जिस्म बेड पर था, इसलिए इसकी दोनों टांगें ऊपर को उठी और फिर कॉस की सूरत में घूमती हुई बेड की दूसरी तरफ खड़ी रोजी की गर्दन में किसी कैंची की तरह जम गईं। फिर इससे पहले कि रोजी संभलती, टाइगर की टांगें पूरी कुवत से वापस आईं और इसके नतीजे में रोजी हवा में उड़ती हुई एक धमाके के साथ सामने फर्श पर जा गिरी। जबकि टाइगर उछलकर खड़ा हो गया था, लेकिन अभी वो पूरी तरह संभल भी ना सका था कि जो हरकत टाइगर ने की थी वही रोजी ने भी की, और नीचे गिरते ही इससे इंतहाई हैरतअंगेज अंदाज में एक बार फिर उल्टी कलाबाजी खाई और इसकी दोनों जुड़ी हुई टांगें पूरी कुवत से टाइगर के सीने पर पड़ी, और इस बार टाइगर उछलकर पहले बेड पर गिरा और फिर पूरी तरह अपने आप को संभाल न सकने की वजह से पलटकर नीचे जा गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही वो तेजी से किसी लट्टू की तरह घूमा और इसके साथ ही इसके दोनों हाथ भी बैक वक्त हरकत में आ गए, और रोजी जो इसकी पसलियों पर रात मारने लगी थी, चीखती हुई उछलकर नीचे गिरी। तो इसका सर पूरी कुवत से सेंट्रल टेबल के किनारे पर लगा और इसके साथ ही इसके हलक से निकलने वाली चीख इसके हलक में दबकर रह गई। इसका जिस्म यकलख्त एक झटका लेकर साकित हो गया था। टाइगर बिजली की सी तेजी से उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन इसकी नजरें जैसे ही रोजी के सर से बहने वाले खून की तरफ पड़ी, वो चौंक पड़ा। एक लम्हे के लिए तो इसे यकीन हो गया कि रोजी हलाक हो चुकी है, लेकिन फिर इसने रोजी के जिस्म में खफीफ सी हरकत देख ली। ओह, ये मुसीबत जख्मी हो गई है। नॉनसेंस, टाइगर ने वसीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा और तेजी से दौड़कर इसने अलमारी में मौजूद मेडिकल बॉक्स निकाला और फिर इसने रोजी के सर पर आ जाने वाले गहरे जख्म को साफ करके इसकी बैंडेज कर दी, और फिर इसे 2 इंजेक्शन लगाने के बाद इसने बॉक्स बंद कर दिया और इसे वापस अलमारी में रख कर वो आकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। इसने सिर्फ बैंडेज की थी, रोजी को उठाकर सोफे या बेड पर ना डाला था। थोड़ी देर बाद रोजी ने कराहते हुए आंखें खोल दी। इसका जिस्म हरकत करने के लिए सिमटने लगा, लेकिन टाइगर ये देखकर चौंक पड़ा कि बावजूद कोशिश के इसका जिस्म पूरी तरह हरकत ना कर पा रहा था। दूसरे लम्हे वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि उलट कर गिरते हुए इसका सर तो मेज के किनारे से टकराया, लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी का मोहरा जोरदार झटके की वजह से मामूली सा अपसेट हो चुका है, और अब जब तक ये मोहरा एडजस्ट नहीं किया जाएगा, रोजी हरकत ना कर सकेगी, और वो आसानी से इस मोहरे को एडजस्ट कर सकता था। ये क्या हुआ? ये मैं हरकत नहीं कर सकती? ये मुझे क्या हुआ है? अचानक रोजी ने चीखते हुए कहा।
तुम अपनी हिमाकतों की वजह से अब हमेशा के लिए माज़ूर हो चुकी हो। अब तुम्हारी बाकी ज़िंदगी इसी तरह गुज़रेगी और तुम जानती हो कि कोई भी तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकेगा, इसलिए बेहतर यही है कि खुदकुशी कर लो। मैं तुम्हें मशीन पिस्टल देकर कमरे से चला जाता हूँ। तुम खुदकुशी कर लो ताकि हमेशा की ज़िल्लत से निजात हासिल कर लो। टाइगर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, नहीं, नहीं, मैं खुदकुशी नहीं करूँगी। और तुम खुदगर्ज़ संगदिल पत्थर, तुम ये बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगी। रोज़ी ने यकलख चीखते हुए कहा, अब तुम्हें मेरा खून पीने का मौका अगले जहान ही मिल सकेगा। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन तुम्हें शायद किस्मत खुद ही इस अंजाम की तरफ धकेल रही थी, इसलिए अब भुगतो। टाइगर ने अपने लहजे को बेरहम बनाते हुए कहा, बकवास मत करो, फौरन डॉक्टर को बुलाओ और मुझे अस्पताल पहुंचाओ, जल्दी करो। रोजी ने चीखते हुए कहा, क्यों? वजह? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? अलबत्ता ये हो सकता है कि मैं तुम्हें बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे से बाहर राहदारी में फेंक दूं। फिर होटल वाले जाने और तुम जानो, चाहे वो तुम्हें अस्पताल पहुंचाए या किसी कचरा घर में फेंकवा दें। टाइगर ने जवाब दिया, तुम वाकई इंसान नहीं हो। अगर तुम इंसान होते तो कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास होता कि तुम जहरीला खंजर खाकर राहदारी में पड़े थे और मैं तुम्हें उठाकर अंदर ले आई थी और तुम्हारा इलाज किया था। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत की मामूली सी भी रमक होती तो तुम ये बात ना करते। रोजी ने कहा तो टाइगर को बेइख्तियार शर्मिंदगी सी महसूस हुई। उसे याद आ गया कि इमरान ने भी इसे यही बात की थी। इसका मतलब था कि रोजी रॉस्कल ने ही दरअसल इसकी जिंदगी बचाई थी, वरना वो इस जहरीले खंजर से हलाक हो जाता, क्योंकि उसे मालूम था कि इस मंजिल पर बहुत कम लोग आते जाते हैं। इसने बेइख्तियार एक तवील सांस ली। मैंने 2 बार तुम्हारे सर की बैंडेज करके तुम्हारा वो एहसान तो चुका दिया था, लेकिन इसके बावजूद चूंकि तुमने ये बात की है, तो मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। लेकिन पहले तुम वादा करो कि आइंदा मेरे सामने नहीं आओगी। टाइगर ने कहा। और वादा ना करूं तब? रोजी ने कहा। तो फिर मैं अपने पहले वाले इरादे पर अमल करूंगा। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, वादा रहा। रोजी ने कहा तो टाइगर उठा और इसने झुककर रोजी का बाजू पकड़ा और इसे एक झटके से उल्टा दिया। अब रोजी औंधे मुंह फर्श पर पड़ी हुई थी। इसके मुंह से मुसलसल कराहें निकल रही थीं। टाइगर ने झुककर दाएं हाथ की 2 उंगलियां उसकी रीढ़ की हड्डी पर मखसूस अंदाज में गर्दन के कुछ नीचे करके आखिरी हिस्से तक फेरी और फिर वो इन उंगलियों को कुछ ऊपर लेकर गया और एक जगह इसका हाथ रुक गया। इसे मखसूस अंदाज में उंगलियों से इसकी रीढ़ की हड्डी के इस मोहरे को पकड़ा और फिर अपने दूसरे हाथ को मुक्के की सूरत में करके इसे अपने हाथ पर मखसूस अंदाज में मारा, जिससे इसने इसकी रीढ़ की हड्डी के मोहरे को पकड़ा हुआ था। हल्की सी कटाक की आवाज सुनाई दी और टाइगर हाथ छोड़कर उठ खड़ा हुआ। अब उठो, टाइगर ने कहा तो रोजी ने अपने जिस्म को समेटा और दूसरे लम्हे वो इस तरह उछलकर खड़ी हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या मतलब? ये तुमने क्या किया है? हैरत अंगेज, तुम तो इंतहाई हैरत अंगेज आदमी हो। रोजी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और इधर उधर कदम बढ़ाकर वो अपने आप को चेक करने लगी, जबकि टाइगर मुस्कुराता हुआ वापस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, इसलिए अपने वादे के मुताबिक यहाँ से जाओ और आइंदा इस कमरे में ना आना। टाइगर ने कहा तो रोजी मुस्कुराती हुई साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने ना आने का वादा किया है, जाने की बात नहीं की। और अगर मैं सिरे से जाऊं ही ना, तो फिर आने का क्या सवाल? रोजी ने मुस्कुराते हुए कहा तो टाइगर चौंक पड़ा। क्या मतलब? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। कमाल है, तुम्हारे अंदर बाज औकात शायद कोई रूह हलूल कर जाती है कि तुम्हारी हैरत अंगेज सलाहियतें सामने आ जाती हैं, वरना तुम आम तौर पर इंतहाई अहमक नजर आते हो। चूंकि मैंने ना आने का वादा किया है, इसलिए अब मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। रोजी ने कहा। मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझी? टाइगर ने घुराते हुए कहा। ये ठीक है कि तुम अच्छे लड़ाके हो, मैंने चेक कर लिया है, लेकिन अब इतने भी नहीं कि मुझे उठाकर बाहर फेंक सको। मेरा नाम रोजी रॉस्कल है, रोजी रॉस्कल। ये तो मेरा सर मेज से टकरा गया था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई, वरना मैं तुम्हारी सारी हड्डियां एक एक करके तोड़ देती। रोजी रॉस्कल ने कहा। अगर मैं तुम्हें वादे से आज़ाद कर दूं, तो फिर तुम जाओगी? टाइगर ने कहा। हाँ, जाहिर है, फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वैसे भी ये कमरा इस काबिल नहीं है कि मैं यहाँ रह सकूं। ये मुझे कमरे की बजाय किसी गीदड़ की खो लगती है। रोजी ने कहा। ठीक है, मैंने तुम्हें वादे से आज़ाद किया, अब तुम जाओ। टाइगर ने जिद होते हुए कहा। चली जाऊंगी, लेकिन अपनी मर्जी से, समझे? और आइंदा मुझे हुक्म देने की कोशिश ना करना। रोजी आजकल किसी का हुक्म नहीं मानती, और मैं चूंकि बुरी तरह थक गई हूँ और जख्मी भी हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए कॉफी मंगवाओ। रोजी ने कहा। सॉरी, मुझे ये चौंचले नहीं आते। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, मैं खुद मंगवा लेती हूँ। रोजी ने कहा और रिसीवर उठा लिया और फिर इसे टाइगर के कमरे में 2 कॉफी भेजने का कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वेटर ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। इसने मुस्कुराते हुए रोजी और टाइगर की तरफ देखा और फिर खामोशी से ट्रे इसने रोजी के सामने मेज पर रखी और वापस चला गया। तुमने देखा, तुम्हारी वजह से ये वेटर किस तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रहा था। सिर्फ तुम्हारी वजह से, टाइगर ने गुस्से से बल खाते हुए कहा। इस वाकई रोजी ऑस्कर पर बेपनाह गुस्सा आ रहा था।
तो क्या हुआ? लोग तो मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहें, किसी के मुस्कुराने से हमारा क्या बिगड़ जाना है? रोजी ने बड़े बेनियाजाना लहजे में कहा और इसके साथ ही इसे कॉफी की एक प्याली तैयार करके टाइगर के सामने रख दी। लो, इसे जहर मार कर लो। रोजी ने कहा तो टाइगर बेइख्तियार हंस पड़ा। तुमने दुरुस्त कहा है, मुझे जहर मार ही करनी पड़ेगी। टाइगर ने कहा तो रोजी भी बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम जल्दी जल्दी कॉफी पियो और जाओ ताकि मैं अपने किसी काम पर जा सकूं। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा था कि मैं क्यों आई थी। सुनो, मैं तुम्हें बताने आई थी कि जॉनसन ने झूठ बोला था। करामत ज्वेलर्स का मालिक करामत इसकी पार्टी नहीं थी। रोजी ने कहा तो टाइगर बेख्तियार उछल पड़ा। ये कैसे मुमकिन है? इसे लाशऊरी तौर पर इसका नाम लिया था। और शऊर तो झूठ बोल सकता है, लाशऊर नहीं। टाइगर ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन असल में इसे भी असल तफसील का इल्म नहीं था। करामत का मैनेजर रेडी असल पार्टी है, लेकिन वो नाम करामत का ही इस्तेमाल करता है। रोजी रॉस्कल ने कहा तो टाइगर हैरान रह गया। रेडी असल पार्टी है, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। रेडी एक्रीमी नजाद है, लेकिन तवील अरसे से पाकेशिया में रह रहा है। वो दरअसल किसी एक्रीमी जहाज में मुलाजिम था। वहाँ इसकी लड़ाई किसी से हो गई तो इसे पाकेशिया की बंदरगाह पर उतार दिया गया, लेकिन फिर वो वापस ना गया और यहाँ पाकेशिया ही में माही गिरों के साथ शामिल हो गया। इसने करामत के पास मुलाजमत कर ली और आहिस्ता आहिस्ता वो इसके स्याहो सफ़ेद का मालिक हो गया। अब रेडी ही करामत की तरफ से पूरी दुनिया में ज्वेलरी का सौदा करने जाता है। इसके ताल्लुकात बेहद वसी हैं। वो असल पार्टी है। रोजी ने कहा। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? टाइगर ने इससे झिंझिलाए हुए लहजे में पूछा। यही बताने तो मैं यहाँ आई थी, लेकिन तुमने उल्टा लड़ाई शुरू कर दी। सुनो, जब तुम मुझे ज्वेलर्स की मार्केट में छोड़कर चले गए तो मैंने करामत ज्वेलर्स पर गई। करामत वहाँ मौजूद था। मैं इसकी दुकान में बैठ गई और जेवरात को देखने लगी और फिर थोड़ी देर बाद जवाना वहाँ पर आ गया। इसने करामत से कहा कि कोई राना अपने खानदानी जवाहिरात फरोख्त करना चाहता है, इसलिए वो इसके साथ चले। करामत इसके साथ चला गया। मैं वहीं बैठी थी कि करामत का मैनेजर रेडी तेजी से उठा और जवाना करामत के पीछे जाने लगा। इसका अंदाज बेहद मशकूक था, इसलिए मैं भी इसके पीछे गई। जब जवाना करामत को अपनी कार में बिठाकर ले गया तो रेडी एक पब्लिक फ़ोन बूथ में घुस गया। मैं करीब ही मौजूद थी। इसने किसी मैगी से बात की थी और इसे बताया कि वो एक्रीमिया किसी कार्ल को इत्तला दे दे कि इमरान का साथी जवाना करामत को लेकर गया है और इसका मतलब है कि इमरान हरकत में आ चुका है। फिर वो फ़ोन बूथ से निकला और बजाय दुकान पर वापस जाने के एक गली में घुस गया और एक मकान के अंदर चला गया। मैं इसके पीछे इस मकान में गई तो वो एक कमरे में ट्रांसमीटर पर किसी से कह रहा था, लेकिन मेरे पहुंचने तक इससे बात खत्म कर दी थी। ये मकान चूंकि खाली था और इसमें रेडी के अलावा और कोई ना था, इसलिए मैंने इसे घेर लिया और फिर अपनी चंद हड्डियां तोड़वाने के बाद इसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि वो पर्ल पायरेट के अहम कारिंदों में कार्ल का यहाँ मैनेजर है और कार्ल ने इसे बताया था कि वो दो काम करे। एक तो ये मालूम करे कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस का अली इमरान इनके खिलाफ हरकत में है या नहीं, और दूसरी बात यह कि वो बैज वापस हासिल करे। इस पर इसने माहीगीरों से जाकर मेरा मालूम किया और फिर इसने करामत बनकर जॉनसन को मुझसे बैज वापस लेने का टास्क दिया। लेकिन फिर इसे यह मालूम हुआ कि जॉनसन को अगवा कर लिया गया है, तो वो समझ गया कि जॉनसन करामत का नाम लेगा और वो अब इंतजार में था कि करामत तक कौन पहुंचता है। इस तरह इसे मालूम हो जाएगा कि जॉनसन को किसने अगवा किया है। फिर जब जोआना आया तो वो समझ गया, क्योंकि वो इमरान जोसेफ और जोआना को अच्छी तरह जानता है। इसकी दोस्ती ऐसे लोगों से रही है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिंटेंडेंट फयाज के दोस्त हैं। इस तरह इसे मालूम है। इसने फ़ोन पर अपने आदमी को इत्तला दी कि वो कार्ल को इत्तला कर दे और फिर वो यहाँ अपने इस आर्जी ठिकाने पर आया और इस ट्रांसमीटर पर जॉनसन के नंबर 2 को इत्तला दी कि वो जॉनसन को राना हाउस से हासिल कर सकते हैं। रोजी रॉस्कल ने तफसील देते हुए कहा। काल का कुछ अता पता बताया है इसने? टाइगर ने पूछा। हाँ, मैंने इससे मालूम कर लिया था। विलिंगटन में जवाहरात की फर्म है कार्ल इंटरप्राइजेज, वो इसका मालिक है और ये नेशनल प्लाजा सेटेलाइट स्ट्रीट में वाक़ है। रोजी ने जवाब देते हुए कहा। अब कहाँ है वो रेडी? टाइगर ने पूछा। मैंने इसका अचार तो नहीं डालना था, इसलिए मैं इससे मालूमात हासिल करके इसे वहीं छोड़कर वापस आ गई। शायद अब अस्पताल में पड़ा हाय हाय कर रहा होगा। रोजी ने मुंह बनाते हुए कहा तो टाइगर ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ये फोन डायरेक्ट था, इसका कोई ताल्लुक होटल से ना था। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी और साथ बैठी हुई रोजी बेख्तियार उछल पड़ी। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। बोलने वाली का लहजा और जबान से ही मालूम हो गया था कि टाइगर ने एक्रीमिया फोन किया है। कार्ल इंटरप्राइजेज नेशनल प्लाजा सैटेलाइट रोड का नंबर दे दें। टाइगर ने कहा। सॉरी सर, 2 रोज पहले ये फर्म बंद कर दी गई है और नंबर कटवा दिया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता मुनकता कर दिया गया। तो टाइगर ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। 2 रोज पहले, इसका क्या मतलब हुआ? क्या कार्ल को पहले इतला मिल चुकी थी, जबकि रेडी की इतला तो आज गई होगी? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हो सकता है कि इसके और मुखबर भी हों
और इन्हें पता हो कि ब्लेटिक मारा गया है? रोजी ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ ब्लेटिक के मरने से वो लोग अपना कारोबार बंद नहीं कर सकते। बहरहाल अब रेडी को तलाश करना होगा ताकि इससे कार्ल के बारे में मजीद तफसीलात मालूम की जा सके। टाइगर ने कहा, आओ चलो अभी ढूंढ लेते हैं उसे। रोजी ने उठते हुए कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान राना हाउस पहुंचकर ब्लैक रूम में पहुंचा जहां जोआना ने करामत को बेहोश करके रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ था। इमरान चंद लम्हे गौर से देखता रहा, फिर वो इसके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। इसके चेहरे पर उलझन के तासुरात थे, क्योंकि करामत का चेहरा बता रहा था कि वो सीधा साधा आम सा कारोबारी आदमी है, जबकि जॉनसन ने इसका नाम इस अंदाज में बताया था कि जैसे वो इस बैन अवी तंजीम का यहाँ सबसे बड़ा नुमाइंदा हो। इसे होश में ले आओ, इमरान ने जवाना से कहा। तो जवाना सर हिलाकर आगे बढ़ा और इसने अपना एक हाथ इसके मुंह और नाक पर रखकर दबा दिया। चंद लम्हों बाद इसके जिस्म में हरकत के तासुरात पैदा होने लगे, तो इसने हाथ हटाया और पीछे हटकर इमरान की कुर्सी के साथ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद करामत ने कराहते हुए आंखें खोली और फिर इसे बेख्तियार सीधा होना चाहा, लेकिन रॉड्स में जकड़े होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गया। जैसे ही इसकी नजरें सामने बैठे हुए इमरान और इसके साथ खड़े हुए जोआना पर पड़ी, इसके चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात उभर आए। ये सब क्या है? ये मुझे क्यों जकड़ा हुआ है? वो राना कहाँ है? ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मैंने क्या जुर्म किया है? करामत ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुम सुपर क्लब जाते हो? इमरान ने सर्द लहजे में पूछा। करामत एक बार फिर चौंक पड़ा, इसके चेहरे पर सोच के आसार उभर आए थे। सुपर क्लब नाम तो सुना हुआ है, लेकिन मैं तो कभी किसी क्लब गया ही नहीं। मैं तो कारोबारी आदमी हूँ, दिन रात कारोबार में लगा रहता हूँ। तुम कौन हो और ये मुझे क्यों जकड़ रखा है? करामत ने बेख्तियार होकर कहा। इमरान इसके लहजे और अंदाज से फौरन ही समझ गया था कि यह आदमी आमसा कारोबारी आदमी है। तो तुम कभी सुपर क्लब नहीं गए? इमरान ने कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो और क्यों ये सब कुछ इस अंदाज में पूछ रहे हो? करामत ने तेज लहजे में कहा। सुपर क्लब के मैनेजर जॉनसन ने एक लड़की को हलाक कर दिया है, एक पेशावर कातिल को बुक किया है और इस पेशावर कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसने जॉनसन का नाम लिया और फिर जब जॉनसन पकड़ा गया तो इसने तुम्हारा नाम लिया कि ये काम तुमने उसे दिया है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो करामत बेख्तियार चौंक पड़ा। मम, मम, मैंने कत्ल कत्ल का काम? ओह ओह नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कभी मक्खी तक नहीं मारी। मैं किसी लड़की को क्यों कत्ल कराऊंगा? मैं तो जॉनसन को जानता तक नहीं। ये गलत है। तुम बेशक पूरी मार्केट से मालूम कर लो, ये सब गलत है। करामत ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुमने अभी कहा है कि तुम सुपर क्लब का नाम सुना हुआ है। किससे सुना था तुमने? इमरान ने होठ चबाते हुए कहा, क्योंकि बात ये अजीब सी हो गई थी। जॉनसन ने इसका नाम लिया था, जबकि ये आदमी बेकसूर दिखाई देता था और इमरान को जोसेफ और जवाना से तफसील मालूम हो चुकी थी कि टाइगर ने जॉनसन के नत्थे काटकर इसकी पेशानी पर ज़रबे लगाकर इसे ये नाम हासिल किया था और इमरान जानता था वो इस हालत में गलत नहीं बता सकता था, जबकि ये करामत भी सच बोल रहा था। तो फिर असल में चक्कर क्या था? मुझे कुछ याद नहीं है। मेरे जहन में है कि ये नाम मैंने सुना हुआ है, शायद किसी अखबार में पढ़ा हो, मैं बता नहीं सकता। करामत ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। तुम सुच्चे मोतियों का कारोबार भी करते हो? इमरान ने पूछा। हाँ, क्यों? मैं तो बड़ा साफ सुथरा कारोबार करता हूँ। दुकान की साख तो पूरे पाक एशिया में है। मैंने कभी गलत काम नहीं किया। करामत ने कहा। ये सुच्चे मोती कहाँ से खरीदते हो? इमरान ने कहा। बैरूनी ममालिक से आते हैं। करामत ने कहा। क्या तुम जानते हो कि मोतियों की भी बाकायदा फार्मिंग की जाती है? इमरान ने कहा। हाँ, मैंने बुजुर्गों से सुना हुआ है कि पुराने ज़माने में माहीगीरी ऐसा करते थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता। करामत ने कहा। क्यों? अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इमरान ने कहा। वो मेरा मतलब है कि वो तो अब पुराने ज़माने के माहीगीर किया करते थे। करामत ने और ज़्यादा उलझे हुए लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि मोतियों के डाकू भी होते हैं? इमरान ने कहा। हाँ, बहुत होते हैं। करामत ने जवाब दिया तो इमरान इस बार चौंक पड़ा। किसी एक का नाम बताओ। इमरान ने कहा। नाम नाम मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरा मतलब है कि सच्चे मोती बेहद कीमती होते हैं, इसलिए डाकू उन्हें लूट लेते हैं। अब मैं किसका नाम बता सकता हूँ? वैसे मेरी दुकान पर तो कभी डाका नहीं पड़ा। अखबारों में तो डाके की खबरें आती ही रहती हैं। करामत ने कहा तो इस बार इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा और हंस पड़ा। वो समझ गया था कि करामत का मतलब आम डाकुओं से है। तुम एक्रीमिया तो आते जाते रहते होगे? इमरान ने कहा। हाँ, कई बार गया हूँ, बिजनेस टूर के सिलसिले में। करामत ने जवाब दिया। वहाँ तो मार्केट से हटकर दूसरे लोगों से सुच्चे मोती खरीदते रहते होगे? इमरान ने कहा। हाँ, अक्सर ऐसा भी हो जाता है। लोग खानदानी जेवरात और जवाहरात खुफिया तौर पर फरोख्त करते हैं। जैसे ये साहब मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि कोई राना साहब अपने खानदानी जेवरात और जवाहरात फरोख्त करना चाहते हैं। मैं चलकर इनकी कीमत बताऊं और मैं चला आया और अब यहाँ इस हालत में हूँ। करामत ने जवाब दिया तो इमरान मुस्कुरा दिया। सुनो, अब आखिरी बार कह रहा हूँ कि जो कुछ सच है बता दो।
इस मामले में चूंकि मुल्क के मफादात शामिल हैं, इसलिए अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी लाश गटर में सड़ती नजर आएगी। इमरान का लहजा यकलक सर्द हो गया तो करामत का चेहरा जर्द पड़ गया। मुल्की मामलात? मैं समझा नहीं, कैसे मामलात? करामत ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। एक्रीमिया में एक मुजिम तंजीम है जिसका नाम पर्ल पायरेट है। इसने हुकूमत पाक एशिया के इंतहाई कीमती सुच्चे मोती चुराए हैं। इसने एक बैच एक लड़की के हाथ लग गया था जिसे कत्ल करने के लिए जॉनसन ने पेशावर कातिल की खिदमत हासिल की थी ताकि इसे हलाक करके इससे बैज वापस हासिल कर सके। लेकिन वो पेशावर कातिल खुद पकड़ा गया। इसने सुपर क्लब के जॉनसन का नाम लिया। फिर जॉनसन ने इंतहाई तशद्दुद के बाद तुम्हारा नाम लिया और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा किसी बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसलिए अब भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दो, वरना। इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए कहा। करामत की आंखें खौफ की शिद्दत से फैलती चली गईं। मैं बेगुनाह हूँ। मैं बेगुनाह हूँ, करामत ने डूबते हुए लहजे में कहा, और इसके साथ ही वो खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गया। तो इमरान ने बेख्तियार एक ठंडा सांस लिया। जवाना, इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा। तो जवाना आगे बढ़ा और इसने एक बार फिर उसका नाक और मुंह एक हाथ से दबाया। चंद लम्हों बाद करामत के जिस्म में एक बार फिर हरकत के आसार नमूदार होने लगे। तो जवाना ने हाथ हटाया और पीछे हटकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद करामत ने कराते हुए आंखें खोल दी। फिर इसके चेहरे पर खौफ के तासुरात जैसे मुंजमद से हो गए थे। ठीक है, मुझे यकीन आ गया है कि तुम बेगुनाह हो और जॉनसन ने हमें गलत बताया है, इमरान ने इस बार नरम लहजे में कहा। ओह ओह खुदाया, तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, करामत ने तवील सांस लेते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। लेकिन तुमने एक वादा करना है कि तुमने यहाँ होने वाली बातचीत से किसी को भी आगाह नहीं करना। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हारी लाश ही देखने को मिलेगी। ये हुकूमती मामलात हैं, समझे? इमरान ने कहा और करामत ने फौरन वादा कर लिया। जवाना, करामत को रिहा करके इसे वापस मार्केट में छोड़ाओ, इमरान ने उठते हुए कहा। और जवाना सर हिलाता हुआ करामत की कुर्सी की तरफ बढ़ गया। राना हाउस से निकलकर वो सीधा जूलिया के फ्लैट पर पहुंचा और इसके दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से जूलिया की आवाज सुनाई दी। दरे दिल पर इस खाकसार के अलावा और कौन दस्तक दे सकता है? इमरान ने जवाब दिया तो फौरन ही दरवाजा खुल गया। ये क्या बकवास है? यहाँ बेशुमार लोग रहते हैं। अगर किसी ने तुम्हारा यह मकाना डायलॉग सुन लिया तो? जूलिया ने दरवाजा खोलकर एक तरफ हटते हुए मसनूई गुस्से भरे लहजे में कहा। तो क्या हुआ? मैं दस्तक की बजाय दरे दिल, ओह सॉरी, फ्लैट की कॉल बेल बजाना शुरू कर दूंगा, इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। तो जूलिया ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर इसके पीछे ड्राइंग रूम में आ गई। हाँ, अब बताओ, तुमने क्या बकवास की थी फोन पर? जूलिया ने कहा। अरे अरे, घर आने वाले मेहमान को ऐसे कहा जाता है? हैरत है, इतने तवील अरसे से मशरिक में रहने के बावजूद तुम्हें मशी की आदाब नहीं आए। जो आदमी घर चल कर आ जाए उसके तमाम कसूर माफ कर दिए जाते हैं, इमरान ने कहा। तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। ठीक है, माफ कर दिए, अब बोलो क्यों आए हो? जूलिया ने कहा। हैरत है कि मेजबान मेहमान से पूछ रहा है कि क्यों आए हो। मेहमान क्यों आता है? जाहिर है इसे मालूम होता है कि मेजबान इसकी खातिर मदारत करेगा, इसके आराम का ख्याल रखेगा, इसे अच्छी अच्छी बातें करेगा और फिर आने का भी और वापसी का किराया भी देने के साथ साथ मेहमान के रिश्तेदारों के लिए भी कीमती तहाइफ देगा। इमरान की जबान रवा होगी तो एक बार फिर जूलिया हंस पड़ी। तो तुम मेहमान बनकर आए हो, क्यों? जूलिया ने होंठ भेजते हुए कहा। जाहिर है, जब तक सफदर खुतबा निकाह ना याद कर ले, मैं मेहमान ही बन सकता हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो जूलिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या सफदर के अलावा और किसी को खुतबा निकाह नहीं आता? जूलिया ने कहा और इसके साथ ही वो उठकर तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई और इमरान ने बेख्तियार अपने सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। फिर इससे पहले कि जूलिया किचन से वापस आती, इमरान ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सफदर बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही सफदर की आवाज़ सुनाई दी। बतौर मेहमान अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। बतौर मेहमान? क्या मतलब इमरान साहब? दूसरी तरफ से सफदर ने हंसते हुए लहजे में पूछा। मैं जूलिया के फ्लैट से बोल रहा हूँ और जूलिया को तुम पर शदीद गुस्सा आ रहा है कि तुमने अभी तक निकाह का खुतबा क्यों याद नहीं किया, ताकि मेहमान को मेज़बान बनाया जा सके, क्योंकि मेहमान की खातिर मदारत करनी पड़ती है, जबकि मेज़बान बनने के बाद इससे खातिर मदारत कराई जाती है, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से सफदर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगर मिस जूलिया जाती हैं तो मैं अभी खुतबा निकाह याद कर सकता हूँ, इमरान साहब, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वाह, मुबारक हो, इसका मतलब है कि जूलिया सालेहा को इत्तला कर दे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? क्या मतलब? ये दरमियान सालिहा कहाँ से आ गई? सफदर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। अरे, जूलिया इसलिए तो गुस्सा खा रही है कि सालिहा बेचारी मेहमान बनकर तुम्हारे फ्लैट पर जाती है, इमरान ने कहा। आप क्यों बात बदल रहे हैं इमरान साहब? बहरहाल, जूलिया ने मुझे बताया था कि चीफ ने क्रीमिया किसी मिशन के लिए तैयार रहने का कहा है, सफदर ने कहा। वो भी जाहिर है मौजू बदलना चाहता था। ओह, तुम्हारा मतलब है कि तुम क्रीमिया जाकर खुतबा निकाह ज्यादा आसानी से याद कर सकते हो। ओके, बाकी टीम को फोन करके जूलिया के फ्लैट पर आ जाओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
मुझे तो मालूम नहीं है कि चीफ ने किस किस को टीम में शामिल किया है। मुझे तो जूलिया ने बताया था कि मैं भी इस टीम में शामिल हूँ और बस। सफदर ने जवाब दिया। सालेहा, तनवीर और कैप्टन शकील भी इस टीम में शामिल हैं। उन्हें कॉल करके यहाँ आने का कह दो ताकि मामलात को डिस्कस किया जा सके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसीलिए मैं जूलिया किचन से बाहर आ गई। इसने ट्रे उठाई हुई थी जिसमें 2 कॉफ़ी की 2 प्यालियां मौजूद थीं। मिशन क्या है? जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। अब क्या बताऊं? बहरहाल साथियों को आ लेने दो, फिर बात होगी, इमरान ने कहा और कॉफी की प्याली उठा ली। क्या मतलब? क्यों नहीं बता सकते? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। आबदार मोतियों का मसला है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आबदार मोतियों का मसला? क्या कह रहे हो? मोतियों से सीक्रेट सर्विस का क्या ताल्लुक? जूलिया ने हैरान होकर कहा। लेकिन इमरान ने कोई जवाब देने की बजाय इत्मीनान से कॉफी पीनी शुरू कर दी। और जूलिया भी शायद ये सोचकर खामोश हो गई थी कि साथियों के आने के बाद इकट्ठी ही बात हो जाएगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो जूलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जूलिया बोल रही हूँ, जूलिया ने कहा। एक्स ट्रू, दूसरी तरफ से कहा गया। यस सर, जूलिया ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा। इमरान यहाँ मौजूद है, इसे रिसीवर दो, दूसरी तरफ से सर्द लहजे में कहा गया और जूलिया ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। लेकिन इतनी डिग्रियां हासिल कर लेने के बावजूद अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये सब डिग्रियां फजूल हैं। इनकी बजाय मुझे इल्म नजूम की डिग्रियां हासिल करनी चाहिए थी ताकि जायचा बनाया और पता चल जाता कि कौन इस वक्त कहाँ है। इमरान की जबान रवां हो गई। क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं तुम्हारा और मेंबरान की मसरूफियत से बेखबर रहता हूँ? टैगन तुम्हें तलाश कर रहा है। वो पर्ल पायरेट के सिलसिले में तुमसे कोई अहम बात करना चाहता है, दूसरी तरफ से कहा गया। और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। क्या टैगर का राब्ता भी बराह रास्त चीफ से है? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। वो राब्ते करने में मुझसे भी 2 हाथ आगे जा रहा है। मैं तो शरीफ लोगों से राब्ते रखे हुए हैं, इसके राब्ते रॉस्कल्स से हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या क्या कह रहे हो? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई चीफ को रॉस्कल कहने की? जूलिया ने यकलख्त इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मैं चीफ की नहीं, रोजी रॉस्कल की बात कर रहा हूँ। और अब तुम मुझे ट्रांसमीटर दो ताकि मुझे मालूम हो सके कि रोजी रॉस्कल और टाइगर के दरमियान राब्ते किस सतह पर तक पहुंच चुके हैं। इमरान ने कहा तो जूलिया चौंक उठी और अंदरूनी कमरे से लॉन्ग रेंज के ट्रांसमीटर लाकर उसने इमरान के सामने रख दिया। इमरान ने ट्रांसमीटर पर टाइगर की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, अली इमरान कॉलिंग, ओवर, इमरान ने बार बार कॉल करते हुए कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, ओवर। चंद लम्हों बाद टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। तुमने चीफ को फ़ोन किया था, क्यों? ओवर, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। आपसे इंतहाई अहम बात करनी थी बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से टाइगर ने मौदबाना लहजे में कहा। बताओ क्या अहम बात है, ओवर। इमरान का लहजा इसी तरह सख्त था। बॉस, करामत ज्वेलर्स के मालिक करामत के बारे में जॉनसन ने जो कुछ बताया था वो गलत था। असल आदमी इसका मैनेजर रेडी है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। कैसे मालूम हुआ है तुम्हें, ओवर, इमरान ने कहा। बॉस, इस बात का सुराग रोजी रॉस्कल ने लगाया है, टाइगर ने कहा और फिर इसने तफसील से बताया कि रोजी रॉस्कल वहां कैसे पहुंची और किस तरह उसे सब कुछ मालूम हुआ और फिर इसके फ्लैट पर आकर बताया। हूँ, इसका मतलब है कि अब तुम्हारी बजाय मुझे रॉस्कल को अपना शागिर्द बनाना पड़ेगा, ओवर, इमरान का लहजा मजीद सख्त हो गया था। बॉस, ये बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जॉनसन ने जिस कैफियत में करामत का नाम लिया था वो मैं इस कैफियत में झूठ नहीं बोल सकता था। और करामत के बारे में आपने मुझे मजीद काम करने से रोक दिया था, ओवर, टाइगर ने कहा। करामत वाकई बेगुनाह साबित हुआ था, इसलिए मैंने उसे वापस भिजवा दिया था। फिर रेडी से मजीद कुछ मालूम हुआ है, ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस, रेडी ने कार्ल का नाम बताया है। कार्ल पर्ल पायरेट का अहम आदमी है और इसी ने ही इस रेडी को बैज वापस लाने का हुक्म दिया था और इस रेडी ने ही इसे बैच के बारे में इत्तला दी थी, ओवर, टाइगर ने कहा। इस काल के बारे में क्या तफसील है, ओवर, इमरान ने पूछा। बॉस, पहले इसने काल के बारे में रोजी रॉस्कल को जो तफसील बताई थी, इसके मुताबिक इसकी सेटेलाइट स्ट्रीट पर एक कमर्शियल प्लाजा में फर्म थी इसी के नाम पर। लेकिन मैंने जब अपने कमरे से जब विलिंगटन की इंक्वायरी ऑपरेटर से वहां का नंबर पूछना चाहा तो मुझे बताया गया कि 2 रोज पहले फर्म बंद कर दी गई है और नंबर कटवा दिया गया है। इसके बाद मैं रोजी रॉस्कल के साथ दोबारा इस रेडी के पास पहुंचा। वो अपने फ्लैट में था। वहां जब इससे मजीद पूछगछ की गई तो उसने बताया कि कार्ल का अक्सर उठना बैठना विलिंगटन के मार्च क्लब में होता है और इस रेडी की मुलाकात भी वहीं इससे होती थी। मैंने वहां फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि वाकई वहां दूसरे तीसरे रोज कार्ल आता जाता रहता है, ओवर, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। इस कार्ल का हुलिया मालूम किया है क्या, ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस, ओवर, टाइगर ने जवाब दिया और इसके साथ ही इसने हुलिया और कदोकामत के बारे में तफसील बता दी। इस रेडी का क्या किया तुमने, ओवर, इमरान ने पूछा। मैंने इसे गोली मार दी है बॉस, ताकि वो कार्ल को कोई इत्तला ना दे सके, वरना वो कार्ल लाजमन गायब हो जाता, ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा।
लेकिन 2 रोज पहले फर्म बंद होने से तो यही जाहिर होता है कि उन्हें किसी ना किसी तरह इस बारे में इत्तला मिल चुकी है, और मेरी इत्तलात भी ऐसी ही हैं कि उन्होंने फर्म बंद कर दी है। ओवर। इमरान ने कहा। यही बॉस, मेरी समझ में नहीं आई बॉस कि ऐसा क्यों हुआ है। ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। ओके, तुम कल सुबह मुझे फ्लैट पर मिलना। मेरा ख्याल है कि तुम्हें एडवांस में मैं क्रीमिया भिजवा दिया जाए, ताकि तुम वहां से बुनियादी मालूमात पहले से हासिल कर लो, ताकि टीम का वक्त ज़ाया ना हो। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसे ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।